सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। चर्चा में आज का हमारा विषय अहम जरूर है पर अच्छा कतई नहीं है। हमारा आज का विषय जो है वो है विरासत पर अटके मुद्दों से भटके। विरासत और पूर्वजों की स्मृतियां हमेशा ही हमारे लिए गौरव की बात रही है, लेकिन हैरानी की बात है कि राजनीति के अपने फायदे या कुछ स्वार्थों के चलते इस पर भी राजनीति करते हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के देश निर्माण में योगदान को कौन भूल सकता है। उनकी शख्सियत को, उनके विराट व्यक्तित्व को किस प्रकार से हम अनदेखा कर सकते हैं या उस पर सवाल उठा सकते हैं। आजादी के बाद नाजुक दौर में पंडित नेहरू के कुशल नेतृत्व ने देश को सहारा दिया। पंडित नेहरू के कार्यकाल में लिए गए कुछ फैसलों पर हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इससे उनके योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। लेकिन मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के पंडित नेहरू पर दिए गए बयान हमारे स्वयं के जहन में यह सवाल पैदा करता है कि हम किस दौर की ओर अग्रसर हो रहे हैं, किस कदर हम राजनीति के लिए निचले स्तर पर जाने के लिए तत्पर हो उठे हैं। और पंडित नेहरू की शख्सियत पर विश्वास सारंग का बयान कोई पहला उदाहरण नहीं है, पिछले कुछ समय से यह लगातार सिलसिला चल रहा है। आज हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इसके साथ ही हम बात कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भावी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के सरस्वती शिशु मंदिर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर दिए गए बयान के संदर्भ में भी कहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले 7 दशक में इस देश के शिक्षा तंत्र में जिस किस्म का सकारात्मक योगदान दिया है, उसके लिए आने वाली कई पीढ़ियों को उनके योगदान के प्रति ऋणी रहना होगा, कृतज्ञ रहना होगा, एहसानमंद रहना होगा। सरस्वती शिशु मंदिर के माध्यम से दूरस्थ अंचलों में शिक्षा का जिस प्रकार से प्रचार प्रसार हुआ, भारतीय संस्कृति को जिंदा बनाए रखने की जो कोशिश इन शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से हुई है, उसे नकारा नहीं जा सकता। पर राहुल गांधी इन शैक्षणिक संस्थाओं की तुलना पाकिस्तान के कट्टरपंथी मदरसे के साथ कर देते हैं और उन पर सवाल उठाते हैं, तो समझना मुश्किल हो जाता है कि हम एहसान फरामोशी के किस दौर की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। हम इन दोनों ही विषयों पर बात करेंगे, दोनों ही पक्षों के संदर्भ में बात करेंगे। राहुल गांधी अपने पूर्वजों के गौरव को लेकर बात नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वर्तमान में जो लोग हावी हैं उनके हावी होने पर सवाल उठाना चाहते हैं और उसके लिए सवालों में उन तथ्यों को शामिल करना चाहते हैं जिनका वास्तव में जमीन से कोई संबंध नहीं है। वहीं दूसरी ओर अपनी शख्सियत को बनाए रखने के लिए, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए इतिहास के नायकों को खलनायक के तौर पर प्रस्तुत करने की जो कोशिश चल रही है वर्तमान सत्ताधीशों के द्वारा, उस पर भी हम सवाल उठाना चाहते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। दोनों ही क्षेत्रों से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण शख्सियत हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि शुचिरपि ही युक्तस्य दोष एवं निपात्यते मुनेरापि वनस्तस्य स्वानि कर्माणि कुर्वता उत्पाद्यन्ते त्रय पक्षा मित्रोदासीन शत्रवा। अर्थात कोई कितना भी शुद्ध हो और उद्योगी क्यों ना हो, लोग उस पर दोषारोपण कर ही देते हैं। अपने धार्मिक कर्मों में लगे हुए वनवासी मुनि के भी शत्रु, मित्र और उदासीन, ये तीनों पक्ष पैदा हो ही जाते हैं। वेद व्यास जी ने महाभारत के शांति पर्व में इस श्लोक को कहा है। हम वर्तमान टिप्पणियों को शायद इसकी रोशनी में ही देख सकते हैं और इसी पर अपनी चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, वर्तमान विधायक लक्ष्मण सिंह जी हमारे साथ में हैं, जो अपनी खरी खरी बात स्पष्ट तौर पर कहने के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ विनोद बंसल जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वह भी हमारे साथ आज इस नाजुक मसले पर चर्चा के लिए जुड़े हैं। निशांत वर्मा जी हमारे साथ हैं। बेबाक बयानी के लिए निशांत जी की भी एक अलग पहचान है, संघ के प्रति, राहुल गांधी के प्रति अपना उनका नजरिया है, वो हमारे साथ में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री राजेंद्र तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है। थोड़ी देर में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी भी हमारे साथ होंगे। लेकिन चर्चा के सिलसिले को हम लक्ष्मण सिंह जी से शुरू करते हैं। और लक्ष्मण जी, दोनों विषयों पर आपकी टिप्पणी की प्रतीक्षा है हमें। सरस्वती शिशु मंदिर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संदर्भ में जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो एक बार आपको सुनवाते हैं, और विश्वास सारंग ने जो कहा है वो भी सुनवाते हैं, और फिर आपसे समझना चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ी के लिए आपके दौर के राजनेता क्या छोड़कर जाना चाहते हैं। एक बार सुने दोनों नेताओं की टिप्पणियां। Pakistan, much like that, the RSS uses its schools to push a particular worldview, right? Nobody asked the question
where does the RSS get the money to run hundreds of thousands of schools from? These are not profitable schools. So nobody is asking the question. Big mother institution called the RSS that is penetrating all Indian institutions, the judiciary, the press, the bureaucracy, election commission, every single institution is systematically being filled by people who have a particular ideology and belong to. सिगरेट बुलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का प्लेन इंदौर जाता है। ऐशो आराम के लिए इस देश पर राज किया नेहरू परिवार ने, और ये हम पहले से कहते आए, और ये हम नहीं कह रहे। उस समय के राज्यपाल जी का ये एडिट नोट्स है जिसमें उन्होंने लिखा, और ये राजभवन की साइट पर अवेलेबल है। नेहरू जी, पहले से हम कहते आए, नेहरू जी ऐशो आराम के लिए राजनीति करते थे। केवल गांधी की टोपी पहनने से गांधी का विचार नहीं आता। तो ये टिप्पणियां हैं हमारे देश के दो शीर्ष राजनीतिक दलों के जुड़े हुए प्रतिनिधियों की। एक राजनीतिक दल जो इस समय देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का दावा करता है, वह इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, इस देश की आजादी के लिए 10 साल जेल में गुजार देने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में इन टिप्पणियों के साथ में मानता है कि वह इस देश को एक नई दिशा दे रहा है। दूसरी टिप्पणी राहुल गांधी जी के संदर्भ में है, जिनके साथ में कई लोग अपनी उम्मीदें जोड़कर देखते हैं, और जिस संघ परिवार ने, जिस सरस्वती शिशु मंदिर ने ना जाने कितने ही करोड़ों बच्चों के जीवन को संवार दिया, निखार दिया, उनकी तुलनाएं पाकिस्तान के मदरसे जहां पर आतंकवादी पैदा होते उनके साथ की जा रही है। क्या कहेंगे लक्ष्मण सिंह जी? कोई वेदना, कोई दुख आपके अंदर है इन टिप्पणियों को देखकर? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको प्रणाम करता हूं, सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी को श्रद्धांजलि देता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। वो एक ऐसे नेता रहे हैं जिनको सारी दुनिया मानती थी जी, और ऐसा प्रधानमंत्री जिसने अपनी 200 करोड़, लगभग आज की कीमत 200 करोड़ होगी आनंद भवन की, और भी उनकी जमीन जो इन्होंने देश के नाम कर दी जी। एक ऐसा प्रधानमंत्री, एक ऐसे विजन वाला प्रधानमंत्री जिसने दीनदयाल उपाध्याय जी को अपनी कैबिनेट में लिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कैबिनेट में लिया जी। इसकी कल्पना आज हम नहीं कर सकते। आज मोदी जी में अगर साहस है तो कांग्रेस के कोई सांसद को मंत्री बना के देख लें जी। नहीं, कल्पना नहीं कर सकते। पंडित नेहरू एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका एक वृद्ध महिला ने, जब वो प्रधानमंत्री बन गए थे, संसद के गलियारों में जी, एक वृद्ध महिला ने उनका कॉलर पकड़ लिया किसी के उकसाने के बाद जी, और महिला ने पूछा कि तुम तो प्रधानमंत्री बन गए, मुझे क्या मिला? जी, तो पंडित नेहरू का जवाब सुनिए आप जी। उन्होंने कहा कि तुम्हें यह मिला कि तुम आज प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के खड़ी हो, तुम्हें आजादी मिली। तो पंडित नेहरू के बारे में मैं समझता हूं विश्वास जी के स्वर्गीय पिताजी कैलाश जी भी ऐसी बात नहीं कहते जो उन्होंने कही है। वो भी एक बहुत कदावर नेता थे भाजपा के जी। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं जी, करते थे, लेकिन विश्वास को थोड़ा इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। मेरे से उम्र में छोटा है जी, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं जिनको सारा विश्व मानता है, जो भाजपा के, जो उस समय तो भाजपा थी नहीं जी, जो जनसंघ के नेता थे, उनको अपनी कैबिनेट में रखें, उनसे कुछ सीखना चाहिए। जी, तो ये टिप्पणी पे हमें सबको आपत्ति है जी, और पंडित नेहरू के बारे में इस तरह की बातें कोई ना करे तो अच्छा होगा। जी। दूसरी बात, आपने राहुल गांधी जी का बयान अभी सुनाया मुझे। जी, देखिए, हमारा एक आजाद देश है और शिक्षा की स्वतंत्रता भी सबको है जी। यहाँ शिशु मंदिर भी चलेंगे, मदरसे भी चलेंगे और जिसको जैसी शिक्षा लेनी हो ले जी। तो इसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है। और उन्होंने जो मैंने सुना बयान में अभी जी, उन्होंने उनकी फंडिंग पर कुछ सवाल खड़े किए हैं जी। तो शिशु मंदिर वाले भी अपनी फंडिंग कहां से आ रही उसका उजागर कर दें, उसका लेखा जोखा सामने रख दें।
जी। पर शिशु मंदिर चले इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। लक्ष्मण सिंह खरी खरी कहने के लिए जाने जाते हैं, उनका मानना है कि सरस्वती शिशु मंदिर चले, इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। पर राहुल गांधी जी ने जो ये टिप्पणी की है, आपको इस पर टिप्पणी करना हो सकता है असहज हो, पर अभी तक आपका इतिहास ऐसा रहा नहीं लक्ष्मण जी, इसलिए सवाल कर ही लेता हूं। राहुल गांधी ने पाकिस्तान के कट्टरपंथी इस्लामवादी मदरसों के साथ में इन सरस्वती शिशु मंदिर को जोड़ा है कि जैसे वहां पर होता है वैसे ही आरएसएस इन सरस्वती शिशु मंदिर के माध्यम से अपने एजेंडे को पूरा कर रहा है, उसी तरीके से ट्रेंड कर रहा है। इत्तेफाक रखते हैं दोनों की तुलना को लेकर। मंदिर की जो शिक्षा है जी वो मिलिटेंट नहीं है जैसा कि पाकिस्तान में होता है। जी वहां तो बच्चों को हथियार पकड़ा देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को। जी। और यहां तो शिशु मंदिर हथियार तो नहीं पकड़ाती, लाठी पकड़ाती है जी। और उनकी एक अलग शिक्षा प्रणाली है जिसका अधिकार सभी को है। तो मैं समझता हूं ये तुलना उचित नहीं। ये तुलना उचित नहीं है, लक्ष्मण सिंह जी का कहना है। लेकिन मैं निशांत वर्मा जी के पास आता हूं। निशांत वर्मा जी राहुल गांधी के विचारों के साथ अमूमन साथ दिखाई देते हैं। निशांत जी, पंडित नेहरू के संदर्भ में काफी कुछ कह दिया लक्ष्मण सिंह जी ने, राहुल गांधी जी के विचारों के साथ अपने आप को खड़ा नहीं कर पाए लक्ष्मण सिंह जी। आप हैं अभी राहुल गांधी जी के साथ, या लक्ष्मण सिंह जी के विचारों से इत्तेफाक रखते हैं और मानते हैं सरस्वती शिशु मंदिर के संदर्भ में जो टिप्पणियां राहुल गांधी जी के द्वारा व्यक्त हुई हैं जायज नहीं है? थैंक यू। मैं दो बातें कहूंगा। पहली बात तो जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में ये कहना, जिस तरीके से बयानबाजी आती है जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद उन दो लोगों को नहीं सुनते, एक हाल के प्रधानमंत्री जो भाजपा से और एक जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी भाजपा से जी। उनको भारतीय जनता पार्टी वाले सुनते ही नहीं। 2016 में माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ऐसी चीप बातें, क्योंकि उस समय सुब्रमण्यम स्वामी इस तरीके की बातें कर रहे थे, तब उन्होंने ये कहा था कि ऐसी चीप बातें सस्ती पॉलिटिक्स के लिए और फेम के लिए, पब्लिसिटी के लिए नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से भाजपा के मध्य प्रदेश के मंत्री को सुना ही नहीं दिया कि मोदी जी ने 2016 में क्या कहा था। और यही बात अगर आज अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्गीय जिंदा होते तो मान के चलिए कि ऐसे मंत्रियों को उठा करके वो क्या करते मैं कह भी नहीं सकता। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी वो व्यक्ति कि जब वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे भारत सरकार में, मोरारजी देसाई की सरकार में, तब सेंट्रल हॉल में से, पार्लियामेंट में से जब जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर हटा दी गई जी, तब उन्होंने खड़े होकर के वो वापस लगवाई थी। यानी कि एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप अपना विरोध व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन एक हिंदी में या उर्दू में शब्द है बदतमीजी, वो किसी को नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात राहुल गांधी की जो आपने बात कही, मैं थोड़ा सा इस तरीके से वक्तव्य अपना पेश करूंगा जी। पहली चीज आपको छूट है डॉक्टर द्विवेदी, आप आरएसएस के किसी भी व्यक्ति से तो ये पूछ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहीं तो भारत में रजिस्टर्ड होगा। तो अपने आप को एक कल्चरल एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ बोलता है, तो कहीं तो रजिस्टर्ड हो। आरएसएस नागपुर के किसी कॉरपोरेशन में रजिस्टर्ड होगा, चैरिटी कमिश्नर में रजिस्टर्ड होगा। पूरे देश में पहली बात तो आरएसएस कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं है, और अगर वो चैरिटी कमिश्नर में भी रजिस्टर्ड होता तो वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरता, चाहे जीरो रिटर्न भरता, वो कभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता। इसलिए राहुल गांधी हो या निशांत वर्मा या भारत का एक आम इंसान, उसके दिमाग में ये सवाल आना ही चाहिए कि अगर ये संस्था सो कॉल्ड चल रही है तो आज तो एक चाय की दुकान नहीं चलती 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट के बिना। ये पैसा कहां से आता है, कहां जाता है? ये कह देना बहुत आसान है कि आरएसएस एक संस्था है। मान के चलिए उनके जो स्कूल्स हैं उसमें, जैसा लक्ष्मी जी ने कहा, उनके स्कूल्स में पढ़ाई होती है, कल्चरल पढ़ाई भी होती होगी, लेकिन पहली बात तो सारे मदरसे खराब नहीं होते, चाहे हिंदुस्तान में, भारत में हो या पाकिस्तान में। लेकिन कुछ मदरसे जो पाकिस्तान में है, जो गलत किस्म की ट्रेनिंग देते हैं, वैसा कुछ प्रतीत जरूर होता है आरएसएस के स्कूलों में। और इसके लिए कोई दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी स्कूल में जाकर के वहां के कठोर कार्यक्रम, कठोर मतलब माइंड चेंज करने वाले कार्यक्रम को आप पढ़ लें।
क्या जी। उनके स्कूल किसी एनसीईआरटी, सीबीएसई, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, आईसीएसई किसी चीज को फॉलो करते हैं, या उसके सिवाय अपना मनगढ़ंत एक कार्यक्रम चलाते हैं? अंत में पहले कमेंट में मैं ये कह दूं कि आरएसएस भारत के कल्चर की ठेकेदार नहीं है जी। इसलिए जो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं पहले वो हमको एक्सप्लेन तो करें किस संस्कृति की बात। मेरे अब आपसे दो सवाल है निशान जी। आपने कहा कि आरएसएस का ये आता कहां से है, जो राहुल गांधी ने सवाल उठाया है, इसका जवाब तो मिलना चाहिए। राहुल गांधी उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जिसने 55 साल से ज्यादा समय इस देश पर राज किया है। 55 साल जब राज कर रहे थे, इस सवाल का उत्तर नहीं खोजा। क्या राहुल गांधी की स्वीकार रोकती है? आपातकाल के संदर्भ में तो स्वीकार किया, गलती हुई, यह भी गलती हो गई। 55 साल के अंदर वो खोज नहीं पाए आरएसएस के पास पैसा कहां से आता है, सरस्वती शिशु मंदिर के संदर्भ में संचालन के लिए पैसा कहां से आता है, ये एक सवाल। दूसरा, आपने जानना चाहा कि ये सीबीएसई इसको नहीं मानते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर जहां पर भी संचालित है उस राज्य के बोर्ड के अंतर्गत परीक्षाएं कराते हैं। आपकी जानकारी के लिए, वैसे आपकी जानकारी में भी होगा। जानने का विषय यह है निशान जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। एक ऐसी शैक्षणिक संस्था जो 1952 में अस्तित्व में आई, गोरखपुर में 5 रुपए के किराए के मकान से शुरू हुई और इसने पिछले 7 दशक की यात्रा के अंतर्गत 20,000 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थान इस देश में संचालित करके दिखाए। उन दूरस्थ अंचलों में करके दिखाए जहां पर लोग जाने से भी डरते थे। वनवासी इलाकों के अंतर्गत लोगों को शिक्षित करने का काम किया। क्या आप नहीं मानते हैं कि इस पीढ़ी को इस बात के लिए ऐसी संस्थाओं का आभारी होना चाहिए, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि आपने हमारी पीढ़ियों को शिक्षा के साथ में, साक्षरता के साथ जोड़ा, बजाय इसके चूंकि आपको सवाल उठाना है, भाजपा की संबद्धता संघ के साथ दिखती है, इसलिए इन शैक्षणिक संस्थाओं के योग को भी सवालों में खड़ा करना है। क्या कहेंगे निशान जी? डॉक्टर द्विवेदी, पहली बात तो आपने 55 साल या पिछले 70 साल में कांग्रेस ने जब कभी भी राज किया तब आरएसएस की फंडिंग, आरएसएस का रोल, इसके ऊपर कुछ निकाला या नहीं निकाला। शुरुआत के दौर की बात नहीं करूंगा, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, तो उसके बाद, उसके पश्चात की बात कर लेता हूं जी। देखिए, जैसा मैंने अपने पहले कमेंट में ही कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी तक जवाहरलाल नेहरू जी के लिए खराब नहीं बोलते। इसी तरीके से जब एक देश चल रहा होता है तो कई राजनीतिक दल जो खास करके वर्चस्व रखते हैं वो एक तालमेल बना करके चलते हैं, चाहे वो पब्लिक के सामने वोट मांगते समय एक दूसरे की नुक्ताचीनी जरूर करते होंगे। तो उस समय ये आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि दोनों संघ और कांग्रेस ये आपस में कम से कम एक तमीज और सलीका रखते थे। पिछले 7 सालों में ये सारी तमीज और तरीके छूट गए हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हचमचाते हुए एक मरती हुई चिड़िया जैसे फड़फड़ाती है, उस तरीके से सो कॉल्ड विपक्षी दलों पे अटैक करना शुरू किया है, तो फिर मुंह पे उनको भी सवाल और जवाब किए जाएंगे। ये इसलिए आया क्योंकि आप नरेंद्र मोदी जी से लेकर के इस समय भाजपा के मंत्रियों, संतरियों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आप किसी को भी आरएसएस को उठा के देख लें, वो अपनी बदजुबानी से नहीं चूकते, तो फिर उनके सामने सवाल अब ही वो अपनी बदजुबानी से नहीं चूकते। ये निशांत वर्मा जी कह रहे हैं, जो निशांत वर्मा जी शुरुआत के कार्यक्रम में ही ये बोले कि 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने नेहरू जी के संदर्भ में टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए क्या कहा था कि ऐसी चीप किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह भी तथ्य है, नरेंद्र मोदी की बाकी बातों को भले ही अनसुना ना करते हो भाजपा के नेता, लेकिन नेहरू जी के संदर्भ में न जाने क्या वजह है, बात को बड़ा शिद्दत के साथ अनसुना करते हैं। कुछ बयान मेरे पास हैं। रीवा से सांसद हैं जनार्दन मिश्रा, 30 सितंबर 2019 को उनका बयान है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तब उन्होंने चूड़ीदार पायजामा और घुटने तक कोट और जेब में गुलाब का फूल लगा लिया। उस दिन से यह देश भोग की संस्कृति में चला गया। यह भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार सांसद का बयान है। ये विक्रम सैनी है, मुजफ्फरनगर से बीजेपी विधायक हैं। उन्होंने बयान दिया, नेहरू अय्याश था, अंग्रेजों के चक्कर में आकर देश का बंटवारा करवा दिया, पूरा खानदान अय्याश था। राजीव गांधी ने शादी इटली में की, इनका काम ही ऐसा रहा है। विश्वास सारंग तो बोल ही रहे, इन्होंने तो अय्याशी ही की है। हमारे साथ में राजेंद्र तिवारी जी हैं। मुझे जाना विनोद बंसल जी के पास है, लेकिन मैं राजेंद्र तिवारी जी आपसे जानना चाहता हूं, एहसान फरोमाशी का कौन सा नया इतिहास रचने के लिए अग्रसर हो चले हैं हम, जिन्होंने हमारे लिए अपनी पूरी जवानी कुर्बान की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की चिंता किए बगैर 10 साल
कारागार में बिताए, कितनी ही लाठियां खाई, कितने ही प्रदर्शन किए, कितने ही आंदोलन किए, तब जाके इस आजादी के हम लोग हकदार हुए। उनके संदर्भ में यही शब्दावली बाकी रह गई आप लोगों के पास अपनी सत्ता बनाए रखने या बचाए रखने के लिए? द्विवेदी जी, मैं इस बात से असहमत हूं कि पंडित नेहरू के बारे में कोई बात कही जाए। वो इस देश के प्रधानमंत्री थे, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, उनकी अपनी अलग एक कुर्बानी है। लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने मोदी जी पर, जिस प्रकार से संघ पर या शिशु मंदिर पर अटैक किया है जी, अब इससे कोई निचला स्तर हो सकता है कि कोई स्तर हो सकता है क्या कि चौकीदार चोर है नारे लगवाए? एक प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार का शब्द तुम प्रयोग करोगे? जी, प्रधानमंत्री जी के लिए कौन कौन सा खून की दलाली, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उन्होंने उसको खून की दलाली शब्द कहा। जी, उतना ही नहीं, आज भी आप देख लीजिए किस प्रकार से रफाल में दलाली उसके नेहरू जी पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता, श्रीमती इंदिरा गांधी जी पर भी नहीं करना चाहता। जी, वो ठीक है, राहुल जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि आपातकाल लगा करके क्या स्थिति थी, वो भूल थी जी, और तो खुद भुक्तभोगी हूँ। आपातकाल में पूरे 30 जून 1975 में पकड़ा गया था और 23 मार्च 1977 में छूटा था, मीसा में बंद था जी, इस आंदोलन के दौरान। जी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं तो स्वयं ही स्वीकार कर लिया है। और किस प्रकार से वो कहते हैं जी, कि संवैधानिक संस्थाओं का बीजेपी सत्यानाश कर रही है, आरएसएस उस पर कब्जा कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि संवैधानिक संस्थाओं का जितना दुरुपयोग जी, नेहरू खानदान से मतलब नेहरू जी के जो चाहे वो राजीव गांधी हो, श्रीमती गांधी हो, चाहे सोनिया जी हो, चाहे इसके बाद राहुल जी आए हो और प्रियंका जी हो, आगे पूरा बढ़ता चला जा रहा है जी, इनसे ज्यादा किसी नहीं किया और आजादी की लड़ाई लड़े थे, इसमें कोई दो नहीं। नेहरू जी पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, नेहरू जी के प्रति मेरे भी अपार श्रद्धा है, लेकिन जी, आखिर कब तक मुआवजा लेंगे आप? आपके लोगों ने बलिदान दिया तो कब तक मुआवजा लोगे? सवाल यहां भी है। आप किसी प्रधानमंत्री को राफेल में दलाली कहोगे? दलाली बोफर्स में दलाली हुई थी, अब सिद्ध है, बीपी सिंह ने, बाकी सारी चीजें आप जानते हैं आगे की चीजों को जी, किस प्रकार से बाकी सारी चीजें हुई। मैं उस पर जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं उस प्रकार का डिबेट नहीं करना चाहता, नहीं तो मैं आगे और बताता। और मैं पूछना चाहता हूं श्रीमान राहुल गांधी जी से जी, कि राहुल जी 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ था तो 26 जनवरी की परेड में यही नेहरू जी आरएसएस के लोगों को परेड में शामिल किया था। जी, तब आरएसएस की आपने चंदे की जांच नहीं की। जी, 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी इस देश के प्रधानमंत्री थे और उस समय उन्होंने पूरा ट्रैफिक का काम संभालने का आरएसएस को लोगों को दे रखा था, तब आपने उस पर कोई कमेंट नहीं किया है आपने, तब आपने जांच नहीं कराई। तो ये सब कौन सी भाषा बोल रहे हैं? मुझे लगता है कि शायद राहुल गांधी जी के जमाने में जितना जी, राजनीति का मान मर्यादा का जितना जो है हरास हुआ है, शब्दों का चयन गलत हुआ है, शायद मुझे नहीं लगता कि कभी और किसी दल ने इस प्रकार से प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहे हो। तो राजेंद्र तिवारी जी ने नेहरू जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए बाकी सारे सवालों के लिए राहुल गांधी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया, नेहरू खानदान को जिम्मेदार ठहरा दिया। उनकी शिकायत इस संदर्भ में है कि चौकीदार चोर है, इसके नारे लगवाए, पर इस देश ने तो बोफोर्स के समय पर गली गली में शोर है, राजीव गांधी को लेकर भी यही शब्दों के साथ में नारे लगते हुए देखा, और वो नारे किसने लगाए ये भी देश ने देखा। इसको लेकर शिकायत राजन जी को नहीं है। नेहरू जी के संदर्भ में जिस तरीके की टिप्पणियां की जा रही है उसके बाद भी मंत्री अपनी जगहों पर मजे से विराजमान है, उसके लिए कोई मांग भी नहीं है। निशान जी कुछ हस्तक्षेप करने जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं और फिर विनोद बंसल जी के पास चलेंगे हम सरस्वती शिशु मंदिर विद्या भारती के काम को समझने के लिए। जी निशान जी, आपकी टिप्पणी।
सम्माननीय पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं इस पे दो बातें जरूर साहब आपसे कहना चाहता हूं। जी पहली चीज तो यह है कि मरणोपरांत जी जब किसी की मृत्यु हो जाती है और वो खुद अपने आप को डिफेंड करने के लिए हाजिर नहीं होता है, उस समय उसके नाम को लेकर के बदजुबानी करना, ये कम से कम हमारी आम भारतीय संस्कृति में तो नहीं है। जी दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से इस समय ये कहा जाता है कि राहुल बात बोलते हैं या शब्द बोलते हैं या नारे लगाते हैं, से पूछूंगा कि हाईब्रिड बछड़ा राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को जर्सी आए, वो 50 करोड़ की फ्रेंड, किसी के लिए कांग्रेस की आपको याद होंगे, ये आगे माननीय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब वो माननीय तब भारतीय जनता पार्टी को कोई विचलित कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आज जो दो जीवित लोग हैं, एक राहुल गांधी और एक नरेंद्र मोदी, राजनीतिक तौर पे ये आपस में जो भी तरीके से भिड़ते हैं, लेकिन आप कहें कि आज अगर किसी भी पॉलिटिशियन, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, यदि वो जीवित नहीं है तिवारी जी, उसका नाम लेकर के ऐसी सस्ती लोकप्रियता खींचने के लिए अगर कोई भी पार्टी का पॉलिटिशियन, चाहे वो भाजपा का मिनिस्टर हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या कांग्रेस का एक मेंबर हो, क्या ये सही है आपकी नजर में? यदि हां, तो फिर मैं आपकी बात से सहमत अथवा मैं टोटली असहमत। या मैं टोटली असहमत। लेकिन मैं विनोद बंसल जी आपके पास में आता हूं और इस बिंदु पर आपसे थोड़ी सी रोशनी की उम्मीद करता हूं कि सरस्वती शिशु मंदिर के माध्यम से आरएसएस अपना एजेंडा ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरवादी कर रहे हैं, आप भी ऐसा ही कुछ रच रहे हैं इस देश में एक अलग किस्म का वातावरण बनाने के लिए, कब जाने के लिए। राहुल गांधी ने ऐसा कहा है। इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, अनसुना नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी बातों के संदर्भ में समर्थन या प्रतिवाद जो भी है आपकी तरफ से आना चाहिए। आप उस पैतृक संगठन से जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? स्वीकारेंगे या खारिज करेंगे? देखिए हिमांशु जी, मुझे तो अब तक के डिबेट्स में बड़े हास्यास्पद जो तथ्य रखे गए, इसको मुझे हंसी आ रही थी जी। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ जी तो राहुल गांधी ने बोला, वो कोई आश्चर्यजनक नहीं था, क्योंकि उनके पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं जी। और कुछ किसी के पास होते, अगर कुछ किसी के साथ होते जी, तो आज उनकी ये जरूरत नहीं होती है। हिमांशु जी, आज देखिए जिन्होंने जिस तरह की बातें कही हैं, जितना मैं शब्द यूज करूंगा बेहुदा जी, ये बेहुदेपन के हद होती है बेसिकली। आप देखिए कि एक मंदिर को एक आतंकवाद के अड्डे से कंपेयर कर रहे हैं। भारत के शिक्षा के एक उच्चतम स्तर के जो तंत्र है, जो कि निस्वार्थ भाव से बिना किसी सरकारी मदद के और हजारों स्कूल चला रहा है, उस शिक्षा के उस मंदिर को आप कंपैरिजन कर रहे हैं उस आतंकवाद के अड्डे से, इसको दुश्मन से कंपेयर कर रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान है, आप ये कहना चाहते हैं कि जो शिक्षा है वो उसमें शिक्षा नहीं देनी चाहिए। ये भी कह रहे हैं कि वो ये जो है नो प्रॉफिट नो लॉस चलते हैं, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स फंड कहां से आता है? अरे मेरे भाई, थोड़ी सी अकल लगाई होती, वास्तव में जो लोग मुझे बड़ा हो रहा है ये सब सुनते हुए, लेकिन आपको कहना पड़ रहा है ये बात पप्पू जी कि आप जो है एक ऐसी पार्टी है, वो एक कद्दावर नेता है जो कि प्रधानमंत्री की हैसियत रखते हैं, मतलब अपना इच्छा रखते हैं रखते हैं, और आप इस तरह की बेहुदा बातें करते हैं, देशद्रोही बातें करते हैं, इतनी नीचे स्तर की बात करते हैं, इतना मतलब मानसिक स्तर किसका कितना गिर सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं हिमांशु जी, आप देखिए कि आज देश के अंदर जितने भी ये जो सरस्वती शिशु मंदिर चलते हैं, मां सरस्वती के एक पुण्य स्थल हैं जी, और वो जो है जाने कैसे कैसे लोग कहां से पैसा इकट्ठा करके और वो उनको एक फंडिंग करते हैं, आप उनके ऊपर सिंचन लगा रहे हो। क्या कांग्रेस ने कोई ऐसा कोई सेवा कार्य किया क्या जी? मुझे बता दो कोई कांग्रेसी कभी इतने हजारों स्कूल से जाते हो, वो कांग्रेस एजेंडा चल रहा है, वो डंडा चलाना सिखाते हैं। अरे भी किसी स्कूल में देखा है डंडा इन्होंने?
और इसको आरएसएस के बारे में कमेंट करता है वो आरएसएस नहीं किया, आरएसएस नहीं लिखी, इसने सरस्वती शिशु मंदिर नहीं देखे और वो सरस्वती शिशु मंदिर के बारे में कमेंट लगता है वही कमेंट पाकिस्तान को शुरू करेगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। ये तो देखिए जो कांग्रेस की भाषा है आजकल कुछ कांग्रेस के नेताओं ने ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान से सुपारी ले रखी है। मैं बीच में रोकूंगा विनोद बंसल जी, आप पूरी कांग्रेस को कटघरे में कैसे खड़ा कर रहे हैं? हमारे साथ में लक्ष्मण सिंह जी हैं, अनेक बार सांसद रहे हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश के सम्मानीय विधायक हैं, वो आपके सरस्वती शिशु मंदिर के संदर्भ में कह रहे हैं कि ये संस्था बनी रहनी चाहिए। उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर के संदर्भ में ऐसी कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की। आप राहुल गांधी की टिप्पणी को पूरे कांग्रेसियों के साथ में जोड़कर क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? ऐसी आवाजों के लिए कोई सम्मान आपके मुंह से नहीं निकलेगा ताकि लोग प्रोत्साहित हो। नहीं देखिए आप बताइए, ये जो कांग्रेस है, देखिए बाकी नेताओं के बयान में और कांग्रेस के नेताओं के नेता हैं ये, राहुल गांधी के और बाकी के बयान में अंतर तो समझोगे ना आप। अगर आज निशांत कह देते हैं या ये लक्ष्मण जी कुछ कह देते हैं तो उनकी बातों में उतना वजन होगा जितना राहुल गांधी की बातों में होगा। कितना उतना वजन होगा क्या जितना राहुल गांधी की बात में वजन है? तो लक्ष्मण सिंह अपनी वजनदार बात कहने के लिए हमारे साथ हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, तो लक्ष्मण सिंह जी की बात सुनते हैं। जी लक्ष्मण जी। देखिए मुझे यही कहना है द्विवेदी जी कि आप राहुल गांधी जी को थोड़ा समझिए जी। उन्होंने अपनी दादी की नृशंस हत्या देखी एक बहुत कम उम्र में जी, और अपने पिता की नृशंस हत्या देखी उम्र में जी। तो कुछ कड़वाहट, क्या काफी कड़वाहट स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति में आई है, किसी में भी आ जाएगी जी। कोई राहुल गांधी नहीं, कोई भी इस तरह के हादसे से गुजरता है तो उसमें कड़वाहट आ जाती है जी। तो ये चीज थोड़ी समझना चाहिए। मैं लक्ष्मण जी आपने जो बात कही है इससे सवाल को बढ़ाता हूं। ये टिप्पणी जो संघ के संदर्भ में है या सरस्वती शिशु मंदिर के संदर्भ में है, अपनी दादा की हत्या के चलते हैं, अपने पिता की हत्या के चलते हैं, या जो पार्टी लगातार इस देश पर राज कर रही थी, जो 300 सीटें 400 सीटें जीता करती थी, वो सीटें 40 और 50 सीट से रही है। और इसके वो कहीं ना कहीं संघ को जिम्मेदार मानते हैं, जिसके चलते भाजपा के हाथों ने ऐसी करारी शिकस्त मिल रही है, इसके कारण से ये शब्द निकल रहे हैं। थोड़ा सा टिप्पणी करेंगे आप? देखिए उतार चढ़ाव राजनीति में आता है, सीटें कम होती हैं, सीटें बढ़ती हैं जी। तो भारतीय जनता पार्टी की दो सीटें आज उनका बहुमत है जी। हमारी 30 सीट है, आज है कल हमारा बहुमत हो जाएगा जी। तो ये तो उतार चढ़ाव चलता रहता है जी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज की राजनीति में थोड़ा बोलने एक दूसरे व्यक्ति और व्यंग हो, हंसी मजाक हो, थोड़ा हास्य प्रयास हो, की बात की टिप्पणी है, इस तरह से नीचे जाके बात करना। लक्ष्मण सिंह जी ऐसा अतीत में करते हुए हैं, उनके कटाक्ष कई बार हमारी मुख्य खबरों का हिस्सा है, लेकिन निशान को करना चाह रहे हैं। हमारे जुड़े हैं उनके राजनीति के सम्मान मिलने के लिए वो भी समय समय पर काफी इच्छुक रहते हैं। मित्र विनोद बंसल, कई सारे डिबेट किए हैं मैंने आपके साथ, लेकिन आपकी एक बात सुनकर के मैं इस समय नहीं रुक पाया। हिमांशु जी, आपके माध्यम से मैं दो बातें छोटी छोटी रखना चाहता हूँ। विनोद बंसल जी ने अपने वक्तव्य में विश्व हिंदू परिषद से ये कहा कि पाकिस्तान एक दुश्मन है और कांग्रेस जो है वो दुश्मन की भाषा बोल रही है, यानी कि कांग्रेस और पाकिस्तान को उन्होंने मिला करके देखा। विनोद बंसल जी, मेरे पास दो ही हाथ हैं, दोनों जोड़ करके आपसे मैं एक इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। दत्तात्रेय होसाबले, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ने 2016 अथवा 17 के अंदर ये कहा था कि पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है और हमको मिलकर के आपसी कलह को बिठाना है। अब सर आप बता दीजिए कि दत्तात्रेय होसाबले जो कि ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी थे, जब पाकिस्तान अपना छोटा भाई बताया था, उस पर ना तो आरएसएस, ना बीजेपी, ना आप विश्व हिंदू परिषद से आज तक कोई प्रतिक्रिया दी, तो हम क्या माने कि आप जो कहते हैं कांग्रेस पाकिस्तानी भाषा बोलता है, लेकिन आपके तो दिल, दिमाग, बदन, मन सबके अंदर पाकिस्तान
वो है, क्या माना? क्या माने निशान करना है? निशान करना अगर बताते हैं कि बात को मानी है तो कौन छोड़ेगा साथ? तो क्या है? और अगर दुश्मन है तो मैं विनोद जी का बात करूंगा, पहले कमल पटेल जी की बात, कमल पटेल जी से भी इसी सवाल के साथ जाता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक विषयों की पूर्ति के लिए सरस्वती शिशु मंदिर जैसी शैक्षणिक संस्थाओं को भी औजार बना लिया है? राहुल गांधी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि पिछले कुछ समय से देश में जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत गलत चल रहा है और उसका एक बड़ा कारण शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से लोग तैयार किए जा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर उनके माध्यम से किया जा रहा है। ये सवाल है, कमल जी स्वीकारेंगे? बच्चों को भी आपने अपना हथियार बना लिया। बिल्कुल गलत आरोप है। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी, आपने 60 साल राज किया और लूटा, देश के लोगों से कहा कुछ और करा कुछ, आपकी कथनी और करनी में अंतर था जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देशभक्त संगठन है, तो उसके सेवक में स्वाभिमान, पुरुषार्थ, चरित्रवान और देशभक्ति की भावना भरी जाती है और देश के लिए जीना सिखाया जाता है जी। और इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में स्वयंसेवक तैयार होकर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत को सक्षम बनाने के लिए काम करते हैं और विभिन्न संगठन खड़े करके समाज में अपनी विश्वसनीयता स्थापित की है और इसलिए संघ का स्वयंसेवक या संघ से जो अनुषंगिक हमारे संगठन है, चाहे वो विद्यार्थी परिषद हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे किसान संघ हो, चाहे मजदूर संघ हो, जितने भी हमारे विश्व हिंदू परिषद हो, जनता का विश्वास जीता है, दिल जीता है जो अपने काम के बल पे, क्योंकि जो हम कहते हैं वो करते हैं और उसके कारण समाज में हमारी विश्वसनीयता बढ़ी है। मैं बताना चाहता हूं कि सरस्वती शिशु मंदिर एक ऐसी फैक्ट्री है जिसके अंदर सिर्फ शिक्षा ही नहीं, नैतिक शिक्षा भी दी जाती है। स्वाभिमान, पुरुषार्थ, चरित्रवान और देशभक्त नागरिक तैयार किए जाते हैं, युवक और युवती, और वो आज देश की आवश्यकता है और इसी के कारण आज देश के लिए जीने वालों की फौज बढ़ी है और इसीलिए विश्वसनीयता बढ़ी और इसलिए आज पूरा समाज को स्वीकार हुआ है। तो कमल जी, मैं बीच में रोकता हूं। सरस्वती शिशु मंदिर ऐसी फैक्ट्री है जिसमें चरित्रवान, संस्कारवान लोगों को तैयार किया जाता है। क्या चरित्र बना के दे रहे हो, क्या संस्कार जिसके अंतर्गत जिन्होंने कुर्बानी दी उन पर कीचड़ उछाला, यही संस्कार दिया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में टिप्पणियां आपकी पार्टी के नेता जो कर रहे हैं, ये किस संस्कार के तहत प्राप्त हो रही है आपकी पार्टी के नेताओं को? इंदिरा गांधी इस देश के लिए कुर्बान हो गई, छाती पर गोलियां खाई, उनके संदर्भ में जिस प्रकार से टिप्पणियां की जा रही हैं, किस सम्मान के तहत, किस संस्कार के तहत? राजीव गांधी के संदर्भ में जिनकी शहादत हुई, यही बच गया अब आपको अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जो इस देश के लिए मर मिटे, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, उनके चरित्र पर लांछित करके ही आप अपने आने वाले समय में वोट पाएंगे? इसका कोई रास्ता आपको नहीं सूझ रहा अपने काम के आधार पर वोट हासिल करने का? क्या यही रास्ता, यही हम आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करेंगे? देखिए, हम किसी पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, जो राष्ट्रीय है कांग्रेस के, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जिस नरेंद्र मोदी जी को आज पूरी दुनिया अपना सहारा मान रही है, विश्व का नेता मान रही है, भारत का मान सम्मान है और कितनी हल्के शब्द उनके बारे में उपयोग किए गए, चौकीदार, और इसके बाद उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इनके नाम के बारे में भी हमारे नेता बोलते हैं। जी का कहना है हल्कापन कांग्रेस ने शुरू किया, राहुल गांधी ने शुरू किया और इसके चलते तो हमारे अगर वैसी प्रतिक्रिया दे तो कर क्या सकते हैं? क्रिया की प्रतिक्रिया है। विनोद बंसल जी को करने जा रहे हैं, एक बार उनकी टिप्पणी सुनते हैं और फिर लक्ष्मण जी के पास चलूंगा कि क्रिया प्रतिक्रिया को कैसे बदला जाए, क्या देश इसी दिशा में अग्रसर हो जाए, इसको लेकर मैं लक्ष्मण सिंह जी से बात करूंगा, लेकिन पहले विनोद बंसल जी की टिप्पणी। जी विनोद जी। एक तो राजनीतिज्ञों का बयान जी और एक राजनीतिज्ञों के अपने राजनीतिक खिंचाकटी के बियॉन्ड जाकर के जो देश के लिए उत्तम कार्य कर रही हैं संस्थाएं, जो निस्वार्थ भाव से जो लगे हों, उनको ऊपर एक इनडायरेक्ट और आतंकवाद से जुड़ना, दोनों बड़ा
आप बड़े विद्वान पत्रकार हैं, आपको सारा पता है इस बारे में। देखिए कि आप नेहरू जी को कुछ बोलिए, इंदिरा जी को कुछ बोलिए, आप मुरली मनोहर जोशी को कुछ बोलिए, आप अपने आडवाणी जी को कुछ बोलिए, सोनिया जी को कुछ बोलिए, वो अलग बात है। देखिए, लेकिन मैं फिर से कहूंगा, देखिए जो चला गया, मैं निशांत जी की इस बात से सहमत हूं, जो चला गया उसकी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब देश में वाक स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। आखिरकार नेहरू जी सिगार पीते थे कि नहीं पीते थे, ये पता है सबको। नेहरू जी की नीतियों के कारण आज कश्मीर की समस्या आज जो की तो बनी हुई है, ये दुनिया को नहीं पता क्या? आज नेहरू जी की ये कारण ही जो है आज हमारे देश का विभाजन हुआ, ये सबको पता है। इस बात को कौन नहीं जानता इस बात को? और दूसरी बात ये देश का विभाजन हुआ, अच्छाइयां भी थी, मैं ये नहीं कह रहा नेहरू जी में अच्छाइयां नहीं थी। अगर अच्छाइयां नहीं थी तो इतने साल राज क्यों किया उन्होंने? लेकिन आप देखिए चीजें, सिक्के का दोनों पहलू हैं, आपको दोनों चीजें स्वीकार करनी पड़ेंगी। लेकिन आज जो नेतृत्व है कांग्रेस का, वो निकृष्टतम स्तर पर चला गया है, उनकी ऐसी छिछली बातों को लेकर के, जो कि देशद्रोही है। मैं कहता हूं देश विरोधी बातें जो कर रहे हैं, वो किसी भी तरह से स्वीकार नहीं है, वो अक्षम्य अपराध कर रहे हैं देश के साथ में। मैं कहता हूं आप देखिए, आप किसी व्यक्ति का टिप्पणी आप करिए, पार्टी को आप घेरिए, कोई बात नहीं घेरिए, लेकिन एक अच्छी शिक्षण संस्था है, अगर आपकी औकात है तो मैं कहता हूं आपको पिछले 70 साल से 60 साल राज किया आपने क्यों नहीं एक बार कमीशन बिठा दिए? आपने 3-4 बार संघ पर प्रतिबंध लगाए, क्यों नहीं सरस्वती शिशु मंदिर पर बंद कर दिया होता? अरे भाई साहब, जिस दिन सरस्वती शिशु मंदिर बंद हो गए ना, तो देश के अंदर इतनी भयंकर जो अशिक्षा का जो नरक बन जाएगा ये देश, जो आप संभाल नहीं पाएंगे। आप देखिए, अभी तो सरस्वती शिशु मंदिर की बात रही है। विनोद बंसल जी ने एक बड़ी मौके की बात कही है कि आप राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, राजनीतिक दल परस्पर एक दूसरे पर टिप्पणी समझ में आता है, लेकिन जिस बिंदु पर हमने इस कार्यक्रम की बुनियाद रखी कि जो इस देश के निर्माण में निस्वार्थ भाव से योगदान दे रहे हैं, आप उनकी सराहना में 2 शब्द नहीं बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, पर उनके संदर्भ में ऐसे गंभीर किस्म के आक्षेप तो कम से कम लगाइए, इतने एहसान फरामोश तो नहीं बनिए। ठीक वैसे ही जैसे इस देश के महानायकों के संदर्भ में भी ऐसी छिछली बातें ना करिए। निशांत वर्मा जी को हस्तक्षेप करने जा रहे हैं विनोद बंसल जी की बातों के संदर्भ में। एक बार उनकी बात सुनते हैं, फिर लक्ष्मण सिंह जी के पास चलते हैं। जी निशांत जी। मैं बहुत छोटी 2 बातें रखूंगा, क्योंकि विनोद बंसल जी ने कहा कि नेहरू जी की वजह से देश का विभाजन हुआ। विनोद बंसल जी, आज आपको बताते हुए पूरे देश को बताना चाहता हूं, 1935 में संविधान सभा स्थापित हुई थी, और जब ये एक्सेप्ट किया गया था कि ये विभाजन होगा, तो पूरी की पूरी संविधान सभा ने एक्सेप्ट किया था। नेहरू जी अकेले इतने पावरफुल नहीं थे, और उस समय आप जिनको बहुत मानते हैं हिंदू महासभा, वो उस समय संविधान सभा में बहुत सारे मेंबर लेके बैठी थी। उन्होंने एक बार भी इस चीज को सड़क पे लाके ना किया ना कुछ कहा, नंबर 1। यहां तक कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, आप जाकर के नेशनल आर्काइव्स दिल्ली में पढ़िए, उन्होंने तक जवाहरलाल नेहरू जी को पत्र पे पत्र लिखे, जब वो जम्मू में खुद थे प्रदर्शन के अंदर, उसमें भी निकल के आता है कि ये डिवीजन होना चाहिए। कमल पटेल साहब, माननीय मंत्री जी को सिर्फ एक ही सवाल करूंगा, उन्होंने आरएसएस के कसीदे पढ़े। सर, आरएसएस जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एनडीओ है, सर कहां रजिस्टर्ड है, किस शहर में, किस चैरिटी कमीशन? अगर आप ये बता दें तो ऐसा। पंजीयन की जानकारी लेकर निशान जी किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाह रहे हैं? आरएसएस कहीं पंजीकृत भी नहीं है, तो अभी कांग्रेसियों के जहन में अंकित है, क्या इतना रजिस्ट्रेशन पर्याप्त नहीं है? फर्जी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं है तो उसमें 1 रुपया। निशान जी, आपने मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया। अगर इतना ही फर्जी संगठन था आरएसएस, तो 55 साल इस देश पर संचालन करने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार ने क्यों नहीं रोका? नाकामी किसकी? भाजपा की सफलता संग है या कांग्रेस की नाकामी के तौर पर संघ को आप देखते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया कि जब तक ये बदतमीजी का दौर नहीं शुरू हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय तक बड़ा शांतिपूर्वक था कि दोनों बड़े जो ग्रुप थे नेशनल पार्टी से, चाहे बीजेपी हो, उससे पहले जनसंघ हो और इधर कांग्रेस हो, वो तालमेल बना के चलते थे, एक दूसरे की कमियों को कहीं ना कहीं ढांपते थे। लेकिन जब ये बदतमीजी का, माफ कीजिए, बदतमीजी का दौर शुरू हुआ कि किसी को आप गरियाने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे, हद से ज्यादा भाजपा जब अपनी बदजुबानी पे आई, तो फिर ये सवाल होगा। तो ये सवाल होगा, ये निशान जी का कहना है। लेकिन लक्ष्मण सिंह जी के पास चलता हूं। विनोद जी, पहले मैं लक्ष्मण सिंह जी के पास में, और लक्ष्मण जी आपसे जानना ये चाहता हूं कि कांग्रेस इतनी कमजोर क्यों है अपनी विरासत के सम्मान को सुरक्षित रखने के संदर्भ में? जिसका मन आता है वो गांधी नेहरू परिवार को गरिया के चला जाता है, जो चाहता है वो टिप्पणी कर जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनका नाम है, उनको मुस्लिम बताने के लिए जाने कितने ही उनकी वल्दियत को बदलने की कहानियां चल पड़ी, कांग्रेस मौन होकर देखती है।
नेहरू के योगदान के संदर्भ में विनोद बंसल जी कार्यक्रम में बेखड़के बोल रहे हैं, उन्होंने ये भी खराब किया, ये भी खराब किया, ये भी खराब किया, पर देश में आवाज निकल कर नहीं आती उतनी मुखरता के साथ कि नेहरू ने इस देश को क्या बना कर दिया। इस नाकामी को, इस कमजोरी को रोक पाने में कांग्रेस क्यों नाकाम रह रही है? कुछ कहेंगे लक्ष्मण जी? विचार करते हैं आप, सोचते हैं जो आपकी पार्टी है अपनी ही विरासत के इस छिद्रान्वेषण के संदर्भ में इतनी असहाय, इतनी लाचार, इतनी कमजोर क्यों दिखती है? देखिए, न लाचार है न कमजोर है। क्रिया प्रतिक्रिया की बात हो रही थी जी, तो हमारी तरफ से तो कोई क्रिया ही नहीं हुई, लेकिन उधर से प्रतिक्रिया हुई जा रही है जी। शुरुआत हुई पंडित नेहरू के बारे में अपशब्द कहने से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जी। सोनिया जी के बारे में अपशब्द कहे गए, तो उसके बाद राहुल जी ने थोड़ा बहुत कहा होगा जी। ये बात मत भूलिए, सोनिया जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार 10 साल तक सरकार चलाई है, केंद्र सरकार जी। तो आप, वो भी अपनी राइट में एक लीडर हैं, और राहुल गांधी भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो हम लोग इस तरह की हल्की सोच नहीं रखते हैं। प्रतिक्रिया तब होती जब बहुत ज्यादा उधर से कुछ 10 बातें बोली जाती तो 1-2 बात राहुल गांधी जी बोल देते हैं। ये 10 बातें उधर से होती हैं, तो कुल मिलाकर लक्ष्मण जी यही कह रहे हैं क्रिया की प्रतिक्रिया ही है। वहां से क्रिया इतनी हो रही है तो 1-2 प्रतिक्रिया राहुल गांधी जी की आ जाती है। भाजपा का कहना है कि इनकी क्रिया ऐसी होती है इसलिए हमारी प्रतिक्रिया ऐसी हो जाती है। पर देश देख रहा है कि 2 देश के सबसे सम्मानित राजनीतिक दल बातचीत के स्तर पर कहां पहुंच रहे हैं। मैं राजेंद्र तिवारी जी के पास चलता हूं। राजेंद्र तिवारी जी, जिन्होंने अपने जीवन के 2.5 साल संघर्ष के तहत जेल में बिताए आजादी के दौर में, वो राजेंद्र तिवारी जी कितने दुखी, कितने क्लांत और कितने अशांत होते हैं भाषा, सोच के इस गिरते हुए स्तर को लेकर। कहीं दर्द है राजेंद्र जी? लगता है आपको अपनी पार्टी को भी नए सिरे से संस्कारित करने की कोई जरूरत है? कांग्रेस को तो जरूरत है ही हर दृष्टि से, वो जिस हालत में है, पर भाजपा को नए सिरे से संस्कार देने की जरूरत है। वो संस्कार जो दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में पार्टी की पहचान हुआ करती थी। हिमांशु जी, मुझे लगता है कि वर्तमान समय में समाज से ही निकले हुए लोग जी विविध क्षेत्रों में जाते हो, सो चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में जाए, चाहे सामाजिक क्षेत्र में जाए, शिक्षा क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जाते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से नैतिक हरास तो नहीं सब प्रयोग कर सकते, लेकिन हाँ कुछ हरासमेंट आया है जी। और अपने पर स्वयं पर विचार करना चाहिए किसी को कुछ बोलने से पहले जी। जिस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणियां इस समय राजनीतिक दौर में हो रही हैं, मुझे लगता है इसके बहुत पहले, जब चाहे नेहरू जी रहे हों, चाहे श्रीमती गांधी जी रही हों, चाहे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, या हमारी सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों, मुझे नहीं लगता कि कहीं से, हाँ कुछ ऐसे छोटे भैया लोग जी जिनके अपने व्यक्तिगत विचार, जैसे दिग्विजय सिंह जी कभी कभी कमेंट किया करते हैं अक्सर जी, तो कांग्रेस उसको ढकने के लिए क्या कह देती है, उनके व्यक्तिगत विचार होंगे जी। ऐसे ही इससे बढ़ावा मिलता है। मुझे लगता है कि हर दलों के लोगों को अगर अमर्यादित भाषा का कहीं प्रयोग हो रहा है तो सारे दलों को लोगों को अपने अपने दल में बैठा करके और उनको समझाना चाहिए कि नहीं भाई, राजनीति का ये ट्रेंड जो चला है वो गलत है, इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। और जहां तक मेरे मित्र कह रहे थे कि शिशु मंदिर की, तो भाई 2 बार आपने पूरे तौर पर प्रतिबंध लगाया आरएसएस पर जी। और लेटेस्ट तो 1975 में संघ पर प्रतिबंध लगा, उस समय सारे शिशु मंदिर के लोगों को जांच किया होगा आपने जी। इसके पहले था तब भी आपने लगाया था, तब भी संघ पर आपने प्रतिबंध लगाया था, उस समय जांच किया होगा। रजिस्ट्रेशन आज आपको समझ में आ रहा है और शिशु मंदिर आज आपको दिखाई दे रही, पाकिस्तान से आप तुलना कर रहे हैं। आखिर में कहाँ है आप खड़े? मुझे जरूरत नहीं है
भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार या आरएसएस शिशु मंदिर को राहुल गांधी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देश की जनता हमें सर्टिफिकेट देगी, वो हमको मान्य रहता है। और देश की जनता लगातार सर्टिफिकेट हमारे किए हुए कामों के प्रति अच्छे भाव से। मैं एक सवाल करूंगा आपसे, जनता का सर्टिफिकेट 2 बार आपको स्पष्ट बहुमत का मिल गया तो आप फूले नहीं समा रहे। कांग्रेस को इतनी बार सर्टिफिकेट मिला था, उसको गरियाने में आप कोई कसर नहीं छोड़ते। इसी देश ने सर्टिफिकेट दिया था ना 1952 के चुनाव में, 57 के चुनाव में, 62 के चुनाव में, 67 के चुनाव में, जितने भी चुनाव होते थे, हमारे पूर्वज, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, उन्होंने इन सरकार को चुना था। उसके सम्मान में 2 शब्द नहीं फूटते, बड़ी आसानी से टिप्पणी करते हैं। कांग्रेस ने 55 साल देश को लूटा, क्या साबित करना चाहते हैं इस टिप्पणी से? हमारे पूर्वजों में समझ नहीं थी, अक्ल नहीं थी किसको चुनना है, गलत लोगों को चुनते थे। सारी समझदारी हमारी पीढ़ी में आई है जो ठीक लोगों को अब चुन रहे हैं। नहीं, आप ठीक बात कह रहे हैं। ये जो भी कह रहा है कि कुछ कांग्रेस ने लूटा ही, ऐसा नहीं है। सभी सरकारों ने, जो भी सरकारों ने काम किया है, अच्छा नहीं कोई सरकार ने काम नहीं किया है। हाँ, जिस गति से होना चाहिए था विकास और बाकी सारी चीजें उस ढंग की नहीं हुई जी। और कुछ चीजें तो विवाद का मुद्दा है जी। जैसे विनोद जी ने कहा कुछ बातों को लेकर के, तो कुछ चीजें तो विवाद के विषय हैं, वो बहस के मुद्दे हो सकते हैं, वो कुछ बहस के मुद्दे हो सकते हैं। राजेंद्र तिवारी जी एक सत्य की राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। निशान जी को हस्तक्षेप पर जा रहे हैं, उनके हस्तक्षेप को सुनते हैं और फिर कमल जी के पास चलते हैं। ये निशान जी। राजेंद्र तिवारी जी, आप तो भाजपा के इतने स्टॉलवर्ट नेता हैं। अभी प्रोग्राम पे ही माननीय मंत्री मध्य प्रदेश कमल पटेल जी ने ये कहा है, जो हमारे साथ प्रोग्राम में है, कि कांग्रेस ने लूटा है। आपने उस चीज का विरोधाभास व्यक्त किया, लेकिन सर आपने फिर वही बात कही। मैं भी आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि जिस तरीके की भाषा शैली जो है, जो निचली कक्षा में चली गई है और नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग माना कि जो 2 जीवित लोग हैं वो आपस में भिड़ते रहें, लेकिन पुराने लोगों के लिए तो नहीं होना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी जो कि भाजपा के इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कितनी गलत भाषा बोली, आप लोगों ने कोई आपत्ति नहीं करी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सोनिया गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए जिस तरीके से अभद्र भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया और उसके बाद माफी तक नहीं मांगी, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं। इसीलिए जो शिशु विहार में से बच्चे निकले हैं इस टाइप के, वो इस तरीके की भाषा को सपोर्ट करते हैं और पूरे सोशल मीडिया पे आपके जितने फॉलोअर्स खास करके उस स्कूल से मिले, वो इस गंदगी को आगे प्रोत्साहन देते हैं। इसलिए मेरी ये आप लोगों से विनती कर सकता हूं ये भाषा का कंट्रोल। निशांत वर्मा जी की टिप्पणी है 2-3 टिप्पणियों के संदर्भ में, लेकिन इसके कारण पूरे शिक्षा तंत्र के संदर्भ में निशांत जी फिर कहूंगा, जो विनोद बंसल जी ने कहा, आपको सरस्वती शिशु मंदिर जाने की जरूरत है, आपको इस शाखा में जाने की जरूरत है, जानने समझने की जरूरत है कि आखिर होता क्या है। जा रहे हैं और कमल जी मुझे कुछ सवाल करना है। एक बार विनोद जी की टिप्पणी ले लूं, फिर कमल जी के पास चलूंगा। जी विनोद जी, आपकी टिप्पणी। मैं दोबारा ये कहता हूं कि ये बहुत अच्छी बात को ये मरे हुए और जिंदा देखा। अरे भाई, मरे हुए हैं जिंदा हो, जो फैक्ट रिमेन्स द फैक्ट। आप मुझे बताइए कि नेहरू जी हैं या नहीं है, लेकिन उन पर टिप्पणी करने का अधिकार तो आपको है ना। आपको वो अधिकार ये अपना लोकतंत्र कैसे छीन लेगा? हाँ, इतना जरूर है कि उस अधिकार में कुछ मर्यादाएं जरूर छुपी हुई हैं, जो हिमांशु जी बार बार इंगित करना चाहते हैं। विनोद जी, क्या टिप्पणी का अधिकार मिलेगा? नेहरू जी अय्याश थे, इसके शब्दों के साथ में प्रयोग होना चाहते अटल बिहारी वाजपेयी के लिए ऐसी शब्दों की आने वाली पीढ़ियों से उम्मीद कर रहे हैं आप? जिस नेहरू जी को अटल जी अपना आदर्श बताते थे, जिन अटल जी को नेहरू जी ने संभावना बताया था देश के संदर्भ में, उनकी टिप्पणियों को विनोद बंसल जी आप जायज ठहराएंगे? इस देश की आजादी में जिन्होंने अपना सर्वस्व दिया, उनके संदर्भ में ऐसी टिप्पणियों की हिमायत करने के लिए विनोद बंसल जैसा संस्कारित व्यक्ति तैयार है? नहीं हिमांशु जी, मैंने ये कहा ही नहीं, आप गलत समझ रहे हैं जी। मैं ये कहता हूं, देखिए, टिप्पणियां उस तरह की होनी चाहिए जो वास्तव में टिप्पणी करने लायक है। जैसे मान लो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने देश का बंटाधार किया जी, तो अगर कोई ये बात कहता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कांग्रेस ने बाकी कोई अच्छा नहीं किया, कुछ अच्छा भी किया लेकिन बंटाधार भी किया। इसमें कोई दो राय नहीं है। हिमांशु जी, आप इस बात से सहमत होंगे कि सोनिया जी ने जो सरकार चलाई थी, जो रिमोट कंट्रोल सरकार चलाई थी, एनएसी नाम की जो एक संस्था बनाई थी, जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर लेकर के उन्होंने मनमोहन सिंह को एक मोहरा बना करके सरकार चलाई थी, और हिंदुओं का दमन करने के लिए और हिंदुओं का बड़े पैमाने पर दोहन करने के लिए उन्होंने सारे तंत्र को झोंक दिया था। ये सबको पता है। नहीं, इन विषयों पर चर्चा एक अलग बिंदु हुआ। पंडित नेहरू ने जो फैसले लिए, वो फैसले भविष्य में क्या साबित हुई, ये निश्चित तौर पर चर्चा का विषय है। लेकिन उनके व्यक्तित्व को, देश के प्रति उनकी निष्ठा को, उनकी चारित्रिक शुद्धता को अगर
आप राजनीतिक हितों के लिए जबरिया घेरे में लाएंगे तो सवाल तो उठेंगे। लेकिन कमल जी, मैं आपके पास में बिल्कुल एक अलग सवाल को लेकर आना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस को जब मौका मिलता है वो संघ परिवार को निशाने पर लेने की कोशिश करती है। ये जो संघ परिवार को निशाने पर लेने की कोशिश है, ये जो सवाल निशांत वर्मा जी इस कार्यक्रम में बैठकर कह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कहां पर है, कब तक ऐसे सवालों को सुनते रहेंगे? जवाब क्यों नहीं दे देते? निशांत जी का जिज्ञासा का समाधान हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कहां है। एक रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उन्हें लग जाएगा संस्थान जायज है, तो जवाब मिल जाना चाहिए। क्यों रोक रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की पीड़ा ये है जी कमल जी, कांग्रेस की पीड़ा ये है कि जिस प्रकार संघ का काम बढ़ा, लोगों में देशभक्ति बढ़ी, लोगों में देश के लिए जीने के लिए लोग तैयार हुए, तो कांग्रेस का सफाया होता जा रहा है। जहाँ 425 कांग्रेस थी वो 44 बची, आने वाले चुनाव में 4 भी नहीं बचेगी। और इसलिए वो संघ को गाली देते हैं, संघ की संस्थाओं को, संघ विचारधारा को गाली देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, वो बीजेपी से ज्यादा शिशु मंदिरों को कहते थे कि इसमें देशभक्त तैयार हो रहे हैं, इनको करो नहीं तो आगे आने वाले समय में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। और इसलिए इन्होंने 60 साल में न गांव में एक शौचालय बनाया, न गांव में एक पक्का मकान बनाया, न गांव के अंदर 1 किलोमीटर सड़क बनाई, न गरीबों के लिए कहीं गैस टंकी चूल्हा दिया, कोई व्यवस्था नहीं की। आज देश आत्मनिर्भर बन रहा है। 6 साल में जो काम मोदी जी ने किया है वो ये 7 साल में नहीं कर पाए। और इसलिए कमल जी, ये कांग्रेस ही थी जिसने बांग्लादेश के तौर पर एक नया दुनिया को देश दे दिया। इस तरीके से तो खारिज मत कीजिए ना, अपनी सफलता की बड़ाई करते हुए दूसरों को बिल्कुल ही खारिज कर दें। बहरहाल, मैं एक आखिरी टिप्पणी के लिए लक्ष्मण सिंह जी के पास वापस लौटना चाहता हूं। और लक्ष्मण जी, आपसे एक संजीदा सवाल यह है कि ये जो अपने पूर्वजों के संदर्भ में एहसान फरामोशी का दौर या इस देश के बनाने में जो गैर राजनीतिक संस्थाओं का योगदान है उन्हें यथोचित सम्मान मिले, इसके संदर्भ में क्या कुछ किए जाने की जरूरत आप जैसा सुधीर राजनीति की महसूस करता है? कुछ कहना चाहेंगे कार्यक्रम के अंत में? क्या होना चाहिए? कैसे हम आने वाली पीढ़ी को एक उदाहरण पेश करें कि हम इतने गए गुजरे लोग नहीं हैं, हम इतने एहसान फरामोश नहीं हैं, हम इतने ज्यादा गिर नहीं गए हैं कि जिन्होंने हमें कुछ किया है उनको इतने हल्के तरीके से याद रखें? हिमांशु जी, ये बार बार इन्होंने आरोप लगाया है कि शिशु मंदिरों के खिलाफ कांग्रेस रही है जी, और मेरे बड़े भाई साहब का नाम भी लिया है जी कि उन्होंने शिशु मंदिर के लिए कहा, वो कहा। ये बता दें, एक शिशु मंदिर अगर दिग्विजय सिंह जी ने बंद कराया हो जी, और अगर कांग्रेस पार्टी शिशु मंदिर को बंद कराना चाहती तो क्या बंद नहीं करा सकती थी? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया जी, क्योंकि हम समान शिक्षा में, हर तरह की शिक्षा में विश्वास रखते हैं। गांधी जी ने कहा है कि अपने ज्ञान की खिड़की खुली रखो जी, और सब भाषा का आदर करो, सब भाषा सीखो जी। हम उस सिद्धांत पर चलने वाले हैं जी। हमारे लिए शिक्षा एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है और सबको शिक्षित होना चाहिए। और सबको शिक्षित करने के लिए कांग्रेस ने क्या नहीं किया है जी। तो थोड़ा जब भी आगे बोलें तो थोड़ा सोच समझ के बोलें, सब लोग समझ के बोले। लक्ष्मण सिंह जी का ये कहना है, लेकिन कार्यक्रम के अंत में हम अपनी टिप्पणी केवल इतनी करेंगे कि वो पीढ़ी कतई सम्मान की योग्य नहीं होती जिसे अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान का भाव नहीं होता। आने वाली पीढ़ी हमें किस रूप में याद करे, ये वर्तमान में अपने बयानों को जारी करते हुए ध्यान में रहना चाहिए। जो भी इस देश के संदर्भ में सकारात्मक योगदान किए हैं उनका आप वंदन नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, पर उनका अपमान आप करें ये आपका अधिकार में नहीं। उम्मीद है इस बात पर आप भी विचार करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कहता है कि दियों को खुद बुझाकर रख दिया है, कि दियों को खुद बुझाकर रख दिया है और इल्जाम अब हवा पर रख दिया है। महशर बदायूं ने जो ये लिखा था यह हमारे वर्तमान दौर पर सटीक बैठता है। जिन चीजों के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं उसके लिए अपने पूर्वजों को जिम्मेदार ठहराना छोड़ दें, बेहतर होगा। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सदा प्रणाम।